पूर्व चीफ शरद पवार, पूर्व चीफ इसलिए क्योंकि अब शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इस समय महाराष्ट्र की राजनीति के एपिसेंटर बने हुए हैं। हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हीं के इर्द गिर्द सारी बहस हो रही है। क्या शरद पवार अपने साथियों का या फिर जो विपक्ष के बाकी नेताओं का कहना है आप दोबारा से अध्यक्ष बन जाइए, उनका कहना मान लेंगे, या फिर अब एनसीपी की कमान वो अपने परिवार में से किसी को सौंप देंगे? उनके अगले कदम का उनकी पार्टी बेसब्री से इंतजार कर रही है, बल्कि महाविकास अघाड़ी की और विपक्ष की सारी पार्टियां, सबको इंतजार है शरद पवार के अगले कदम का। पवार ने आज फिर से मिले जुले सिग्नल दिए। किसी को लगता है वो इस्तीफा वापस ले लेंगे, किसी को लगता है कि नहीं, अब वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे और बाहर रहकर पार्टी और एमडीए को संभालेंगे। कुछ और लोगों का अलग विश्लेषण है, उस पर भी बाद में। लेकिन आज शरद पवार ने साफ साफ जो कह दिया और उसके क्या मायने हैं, पहले जरा वो समझ लीजिए। क्योंकि कल एनसीपी की 15 सदस्यीय कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें तय किया जाएगा कि एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा। शरद पवार ने भविष्य को भांपते हुए हमेशा ही राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति में अलग अलग चेहरे तैयार किए हैं। दिल्ली की राजनीति आपको पता ही होगा, उनकी बेटी सुप्रिया सुले संभालती हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार सर्वे सर्वा की स्थिति में हमेशा से रहे हैं। लेकिन ऐसे में शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बार फिर बड़ा दावा किया गया है। सामना में कह दिया गया है कि एनसीपी अध्यक्ष ने अचानक यह इस्तीफा सौंपने का फैसला नहीं किया है। शरद पवार ने दरअसल बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को फेल करने के लिए कदम चलाया है। अब पवार एनसीपी के बॉस रहेंगे या कोई और बनेगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पहले जरा समझ लीजिए शरद पवार अब जो कह रहे हैं वो क्या है और उसका मतलब क्या है। पवार ने आज अपने कार्यकर्ताओं से साफ साफ कह दिया कि मैंने आपको बिना बताए यह फैसला ले लिया अध्यक्ष पद छोड़ने का, इसका मुझे दुख है। अब 5 तारीख को कमेटी जो भी फैसला लेगी वो मुझे मान्य होगा। मैंने आपको यह फैसला पहले नहीं बताया, क्योंकि अगर पहले बताता तो आप नाराज होते, आप विरोध करते और मुझ पर दबाव डालते। ये शरद पवार के आज के शब्द हैं। फिर वो कह रहे हैं कमेटी जो कहेगी वो मैं मान लूंगा। अब बुधवार को 15 सदस्यीय कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें पार्टी के नए अध्यक्ष बनाने पर चर्चा हुई। इसमें फिलहाल सुप्रिया सुले सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। अजीत पवार भी रेस में हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल का नाम जो पहले चल रहा था, उन्होंने खुद को रेस से बाहर कर लिया है। अब एनसीपी के नए अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। पहले यह मीटिंग 6 तारीख को होने वाली थी। अब इस बीच सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले को फोन किया है और बाकायदा यह जानने की कोशिश की है कि शरद पवार ने अचानक यह फैसला क्यों ले लिया। और राहुल ने सुप्रिया सुले से सूत्रों के मुताबिक यह भी अपील की कि वो शरद पवार को मनाएं कि वो अध्यक्ष पद ना छोड़े। उधर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी सुप्रिया सुले को फोन किया और उनसे वही अपील की जो राहुल ने की कि आप शरद पवार जी को मनाइए। और आखिर पवार साहब ने यह फैसला क्यों लिया, यह भी जानने की कोशिश दोनों ने की है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एनसीपी में हलचल नहीं है, पूरे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है कि पवार साहब क्या करना चाहते हैं, क्यों किया ये। इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया गया है। अजीत पवार पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा है कि अजीत पवार का आखिरी उद्देश्य महाराष्ट्र का सीएम बनना ही है। सुप्रिया सुले दिल्ली में है, वहां उनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन शरद पवार भीष्म जैसे हैं, भीष्म पितामह, और वो शैया पर नहीं पड़े हैं। सामना में लिखा है एनसीपी का एक गुट बीजेपी के संपर्क में था। राजनीति में कभी भी कोई भूकंप आ सकता था। ऐसे में पवार ने इस्तीफा देकर हलचल मचा दी, बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, इस सामना में कहा गया है। और सामना में यह भी लिखा है कि सुप्रिया सुले बेहतरीन काम करती हैं। पवार के इस्तीफे के बाद हवा स्वच्छ हो गई है। आज जो पैर पर गिरे वही कल पैर खींचने वाले होंगे। इस इस्तीफे ने उनका मुखौटा खींचकर निकाल दिया है। अध्यक्ष पर फैसला आने तक प्रदेश में हलचल रहेगी। पवार ने आनन फानन में पद से इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र दिवस को ही वो रिटायर होने वाले थे। एमवीए की सभा होने के कारण उन्होंने 2 मई को इसकी घोषणा की। पवार साहब अपना भाषण लिखकर लाए थे, यह सामना में लिखा है। वो ऐसा कभी नहीं करते।
इससे आप अंदाजा लगा लीजिए एनसीपी के खेमे से जो खबरें निकलकर बाहर नहीं आ रही हैं वो सामना के जरिए आ रही हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला, राहुल ने फोन किया, क्या मान जाएंगे पवार? क्या अभी भी यह संभावना है कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे? और दूसरा, क्या शरद पवार ने रोक दिया ऑपरेशन लोटस जैसा सामना में दावा किया गया है? आज मेरे साथ एनसीपी की तरफ से क्लाइड क्रेस्टो, लाइए क्लाइड को स्क्रीन पर। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से यहां के शर्मा स्टूडियो में आ गए हैं। शिवसेना की तरफ से आनंद दुबे को आप देख पा रहे हैं, शिवसेना यूबीटी, इससे पहले कि मुझे कोई और करेक्ट करे, शिवसेना यूबीटी की तरफ से आनंद दुबे। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से अतुल लोंडे पाटिल, और मेरे साथ राहुल लोंडे भी जुड़ गए हैं जो कि शिवसेना स्लैश शिंदे वाली शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं। और मेरे साथ अशोक वानखेड़े भी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। अशोक वानखेड़े से पैनी नजर शायद ही किसी की होगी। आप सभी का स्वागत। अशोक भाऊ, आप ही से शुरू करूंगा आज। भाऊ थोड़ा बताइए अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि ये हमारे पैनल में जितने भी लोग हैं देखिए वो तो अपनी अपनी बात करेंगे। आप बताएंगे अंदर खबर क्या है? क्या वाकई बीजेपी में जाने वाले थे अजीत पवार और इसीलिए पवार साहब ने इस्तीफा दे दिया है, और क्या वो संभावनाएं खत्म हो गई हैं? नहीं, संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती है, संभावना कभी खत्म नहीं होती। लेकिन यह बात जरूर है कि शरद पवार जी को यह लगा कि पार्टी पे पकड़ थोड़ी कमजोर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी लगातार पोचिंग कर रही थी, क्योंकि मेरी सूचना ये थी कि 10 ऐसे विधायक थे कि जो बाकायदा शरद जी को मिल के आए थे, और उसके बाद शरद पवार ने आनंद फानंद में उद्धव ठाकरे को सिल्वर ओक पे बुलाकर ये बात बता भी दी थी कि कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा ईडी का प्रेशर है, उनको या तो बीजेपी जाना पड़ेगा या जेल, तो वो बीजेपी जाने के लिए तैयार है। ऐसे में उन्हें लगा कि आगे पीछे बहुत लोग बढ़ते हैं तो अपनी ताकत दिखानी होगी। और ये जो इस्तीफे का जो बम डालने की पुरानी, ये तो हमारे महाराष्ट्र में पहले भी हो चुका है। एक बार वसंतदादा पाटिल ने भी किया था 1975 में। उसके बाद जब हमने देखा कि तिरुपति में जब राव साहब के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और सारी सीडब्ल्यूसी पूरी की पूरी राव साहब के विरोधी खेमे के पास चली गई, तो राव साहब के जो 1-2 लोग थे अंदर, उन्होंने ये बात बोल के इस्तीफा दिया कि दलित का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ये सीडब्ल्यूसी कैसी होगी। फिर सभी के इस्तीफे हो गए और फिर राव साहब ने अपने हिसाब से की। शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे। कल जब मीटिंग होगी तो उनका इस्तीफा नामंजूर होगा। उसके बाद वो कहेंगे, उन्होंने आज ये भी कहा कि कुछ लोग अनशन करने के लिए बैठने वाले हैं। मैं जानता हूं कि वो करेंगे, लेकिन मैं खुद ऐसा होने नहीं दूंगा। अभी मुझे टाइम है सोचने के लिए और मैं सोचूंगा। इसका मतलब उन्होंने एक इस्तीफा देके कम से कम उन लोगों को बताया जो छोड़ के जाने वाले थे या जाना चाहते थे किसी अन्य कारण से, वो बात को समझ ले कि शरद पवार आज भी पार्टी के सर्वासर्वा है और वो पूरी पार्टी पे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ये जब मसला चल रहा था तो 2-4 जो शरद पवार के बहुत ही नजदीकी लोग हैं, जब उनसे मेरी बात हुई, मैं पुणे में था तब, तो उन्होंने कहा कि साहब ने इतना बोला कि फिर से रास्ते पे उतरना होगा और फिर से एक बार अपने को मजबूती से लड़ना होगा। इसके मायने अंदर कुछ चल रहा है, ये जरूर बताया था उन्होंने। लेकिन जो इस्तीफे का बम था वो यू टर्न होगा, ये सबको लग रहा था। उस दिन जिस दिन था इस्तीफा हुआ, मैं था नहीं घर पे, कुछ ऐसे मेरे एक फंक्शन था, मैं वहां गया था। लेकिन फिर मैंने जब भी किसी को भी बात हुई तो मैंने यही कहा कि आप इंतजार कीजिए, पवार साहब वापस आएंगे। बाकी हो सकता है कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष का एक कोई नया पद हो जिसमें सुप्रिया सुळे को बिठा के एक दिल्ली संभालने के लिए बोला जाए। लेकिन अजीत पवार के बारे में जो लगातार सामना लिख रहा है, जो आपने जिक्र किया आपके ओपनिंग रिमार्क्स में, तो बीच में शरद पवार के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने खुद कहा कि भाई संजय राउत हमसे भी ज्यादा जानते हैं हमारे बारे में, क्योंकि वो पत्रकार भी है, तो हम क्या बोले, आप उन्हीं को पूछिए। वो एक व्यंग था। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार और संजय राउत इनकी पटती नहीं है और ये लगातार उनके खिलाफ फ्रंट खोले हैं। जबकि अजीत पवार बार बार कह चुके हैं कि मैं पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं मरते दम तक पार्टी में हूं। लेकिन फिर उनकी सुनता कौन है? कुल मिला के एक 2-3 दिन का एक नाटक का मंचन था। अच्छा मंचन हुआ, सारे नेशनल से लेके रीजनल चैनल बिजी रहे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं था। शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे, पार्टी वैसी ही रहेगी और महाविकास आघाड़ी वैसे ही काम करती रहेगी। ओके, ये भाऊ कह रहे हैं कि देखिए शरद पवार का इस्तीफा वापस हो जाएगा,
महाविकास अघाड़ी बनी रहेगी। ये दो तीन दिन का ड्रामा जो था वो खत्म हो गया। क्लाइड क्रेस्टो, क्लाइड भाई, ये क्या ड्रामे की जरूरत क्या थी? अगर होना ये था, सीधे सीधे खुलकर कह दीजिए ना कि बीजेपी ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की और शरद पवार ने शह और मात कर दी। देखिए मानक जी, अशोक भाव ने जो शब्द इस्तेमाल किया, ठीक है, वो हमारे मित्र है, इसलिए मैं उसके ऊपर आवाज। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है क्लाइड, बोलिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बोलिए। काफी सारा डिले हो रहा है मानक, डिस्टर्बेंस आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता बात करने का। हाँ। देखिए अशोक भाव हमारे मित्र है, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, तो ठीक है, मैं कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन ये देखिए पवार साहब ने जो निर्णय लिया। एक मिनट, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, रुकिए मैं ठीक करवा रहा हूं। शायद आपको एको मिल रहा है, अपने कंट्रोल रूम से कहता हूं कि उसको ठीक कराए। ऑल राइट, एक सेकंड। अतुल लोंडे पाटिल, अरे अतुल भाई, पृथ्वीराज चव्हाण भी कह रहे हैं कि अमित शाह से मीटिंग हो गई 3 बार एनसीपी के नेताओं की। शायद वो अजीत पवार की तरफ इशारा कर रहे थे। आप भी बता दीजिए, आप भी महाराष्ट्र से ही आते हैं, क्या एमवीए बना रहेगा, शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे और ये सब ड्रामा चल रहा था अजीत पवार को और बीजेपी को मात देने के लिए? नहीं, ऐसा है कि 2019 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने चैलेंज किया था कि पवार जी का पवार पर्व खत्म हुआ है और मैदान में तेल लगाया हुआ एक ही पहलवान है, मैं हूं, और सामने कोई पहलवान नहीं है। तो उनको पटखनी तो दी हुई पवार साहब ने सारे देश ने देखी है 2019 में। उसी के बाद महाविकास आघाड़ी बनी, तो महाविकास आघाड़ी जो है वो बनी रहेगी। जहां तक पवार साहब का सवाल है, वो तो शाहू फुले अम्बेडकर जो पुरोगामी विचारधारा कहते हैं, महाराष्ट्र फॉरवर्ड थिंकिंग जो है, वो उसी के पक्षधर है और वो जिंदगी भर उसी के पक्षधर रहेंगे, ये तो मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शय दी, मात दी, किसने बात की किसने बात नहीं की ये मुझे नहीं पता। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह से पिछले 3 सालों में यानी सरकार लिया, उसके 1 साल और 2 साल में जितने भी चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं और अभी मंडियों के चुनाव हुए, सब में शय मात जो है वो बीजेपी को दी है। तो सवाल अभी बीजेपी के सामने खड़ा है, क्या करना है। तो बीजेपी तो अपना कटोरा लेके घूम ही रही है, जितना उसमें दूसरे पार्टी के नेता बना। मैं समझ गया। एक सेकंड अतुल लोंडे पाटिल, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। पृथ्वीराज चव्हाण जो कह रहे हैं, मुझे पता है आप वो दोहराएंगे नहीं क्योंकि वो पार्टी की लाइन नहीं हो सकती। मैं समझ गया। ऑल राइट, एक सेकंड। क्लाइड क्रेस्टो जुड़ गया मेरे साथ। क्लाइड, अब बता दीजिए, क्या यह सही है बीजेपी ने आपकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की और शरद पवार ने दिखा दिया असली बॉस कौन है? क्लाइड, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अभी आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। और बताइए, ये सब ये जो ड्रामा था क्या सिर्फ बीजेपी को और अजीत पवार को उनकी जगह दिखाने के लिए? मानक जी देखिए, काफी दिनों से खूब सारे अटकलें लगाए जा रहे थे। अगर किसी को ड्रामा कहना है या कुछ और कहना है तो ठीक है, वो उनका मंतव्य है, वो अपना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग वहाँ थे, एक पुस्तक का विमोचन हो रहा था पवार साहब का, और वहाँ पवार साहब ने ये निर्णय लिया, कह रहा कि मैं पद छोड़ रहा हूँ। वो सब सुनकर हम भी हैरान हो गए, हम भी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि जो हमारे कार्यकर्ता है उनकी वो जो एक भावना व्यक्त कर रहे थे, उनसे ये सहन नहीं हुआ कि साहब जो है ये पद छोड़ रहे। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। हम हमारी मांग साहब से यही है, पवार साहब से, कि आप फिर विचार करें, आप सोचिए कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप हमारे अध्यक्ष बने रहे और हमारा नेतृत्व करें। दूसरी बात यह है कि वो सिर्फ पद छोड़ रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैं पद छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो हमारे साथ रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं। और आप दूसरे सवाल पूछने के पहले मैं सब बोलते जा रहा हूँ कि महाविकास आघाड़ी में क्या होगा। कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सब ठीक चल रहा है, हम सब एक है। पवार साहब महाविकास आघाड़ी का भी नेतृत्व करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो ठीक है। क्या है कि प्रेस में काफी दिनों से अजीत दादा की बारे में बातें चल रही थी और आगे भी चलते रहेंगी, तो अच्छी बात है ना। टीआरपी भी बढ़ रहा है, हमें भी पब्लिसिटी मिल रही है, चलते रहेंगे, ये सिलसिला बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो निश्चित है, सुन लीजिए मानक जी, सुन लीजिए, मीडिया पर मत डालिए। अब देखिए, ये बयान मैंने तो नहीं दिया ना, पृथ्वी चव्हाण जो कह रहे हैं कि अमित शाह से 3 बार मीटिंग हो गई, या सामने में जो पूरा आर्टिकल लिखा है वो हमने तो नहीं लिखा ना, सामना में लिखा है। एक मिनट सुनो ना मानक जी, सुनिए ना।
आप आपके गिरेबान में क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा कि न्यूज 24 ले रहा है। मैं कह रहा हूं कुछ मीडिया जो कुछ लोग हैं बात कर रहे हैं, करने दीजिए। मैं थोड़ी कह रहा मानव गुप्ता जी कह रहे हैं या न्यूज 24 कह रहा है, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा। काफी सारे लोग जिसको कहना है कहने दीजिए, चलते रहने दीजिए, लेकिन सच्चाई ये जो है वो सामने आएगी और आपको पता चलेगा। अटकलें लगाना है, बात करना, मैं तो बोलता आपको, मैं कल एक डिबेट पे बैठा था, एक भाई साहब हमारे साथ बैठे तो उन्होंने इतनी बात की, मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुंबई में रहते हो या तो वाईबी चौहान में तो आए नहीं थे, तो भाई साहब मुंबई में भी नहीं रहते, लेकिन उनको वाईबी चौहान में पवार साहब के ऑफिस के अंदर क्या क्या चल रहा था उनको सब पता। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, ओके एक काम करते हैं, तो कह दीजिए शिवसेना ने सामना में जो जो लिखा है वो सब गलत है, कह दीजिए बीजेपी ने एनसीपी तोड़ने की कोशिश नहीं की। देखिए बीजेपी तो एनसीपी और महाविकास आघाड़ी को तोड़ने के लिए हर क्षण हर रोज प्रयत्न कर ही रही है। जिस दिन से सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, उसी दिन से तो प्रयत्न कर रहे थे। तो उसमें सामने में नई बात कौन सी है? जो सबको पता है उन्होंने वो बात लिखी है। मैं भी यहां कह रहा हूं ना आपको कि बीजेपी दिन रात अपना काम नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में काम जो करना है, लोगों को सेवा करना नहीं कर रही है। उनका यही काम है कि कैसे ये पार्टी को तोड़े, इस पार्टी को तोड़े, यहां पर कुछ तकलीफ लाए, वही काम कर रही है। मतलब सामना में जो लिखा है अजीत पवार सिर्फ सीएम बनना चाहते हैं, वो सही लिखा है? देखिए वो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनका एक ओपिनियन है, तो हम सुनकर चलेंगे, उसमें कोई बात नहीं। उन्होंने लिखा है, ठीक है, पढ़ने कमाल है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लाइड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, महाविकास आघाड़ी का आपका एक घटक दल बाकायदा अपने पार्टी के आधिकारिक मुखपत्र में आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक अजीत पवार को सीएम पद का लालची बता रहा है, और आप कह रहे हैं उनको लिखने दीजिए। कोई रिएक्शन नहीं दे रहे आप उस पर? नहीं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस बात की दुख है कि इतने सब बोलने पर भी महाविकास आघाड़ी में कोई टूट नहीं आ रही है, या आपको इस बात का ये दुख हो रहा है कि भाई मैं कुछ अग्री नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहीं लालची है ऐसा लिखा ही नहीं है, तो आप क्यों शब्द हमारे पेर रहे हैं? अरे उन्होंने लिखा है भाई, उनका आखिरी उद्देश्य सिर्फ सीएम बनना है, ये सामने में लिखा है। नहीं, तो आपने लालची शब्द क्यों इस्तेमाल किया? अरे जिसका उद्देश्य सिर्फ सीएम बनना हो तो सीएम पद का लालची हुआ ना वो। तो आप लोगों के मुंह में शब्द मत डालिए। नहीं, ऐसे तो आप अगर इतना मेरे साथ बहस करते तो आप पब्लिसिटी के लालची है क्या? मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मानक जी मेरे दोस्त है, तो मैं ये नहीं कहूंगा, लालची शब्द ही नहीं वापरूंगा। मैं ये कहूंगा कि अच्छा, मानक जी मेहनत ओके, ऑलराइट, अच्छा ठीक है, ऑलराइट, मैं आपके शब्दों पे जाता हूं। मतलब अजीत पवार का आखिरी उद्देश्य सीएम बनना ही है ना? तो देखिए, अगर कोई किसी को कुछ भी लिखा है और अगर किसी को कुछ भी बनना है तो कोई, आप क्यों रोक रहे? उन्होंने लिखा, उनको लिखने दीजिए ना, क्यों रोक रहे हैं उनको लिखने में? उनको जो लिखना है लिखे। ठीक है। और अमित शाह से 3 बार जो मीटिंग हुई, जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं, क्या वो सच है? बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी को कुछ पता होगा, मुझे तो पता नहीं ना, हमको पता नहीं है। अगर उनको पता है तो प्लीज आइए हमारे साथ बैठिए और बताइए हमको क्यों न्यूज चैनल पर बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, एक सवाल और, ऑलराइट, एक सवाल और, उसमें मना कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, सुन लीजिए, मेरा एक सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद बोल दीजिए। जो कहना है कहने दीजिए, सुनिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए। ओके क्लाइड, मैं बस ये चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए अब हर कोई ये जानना चाहता है कि एनसीपी का स्टैंड क्या है। आप क्लियर कर दीजिए, कह दीजिए बीजेपी के साथ एनसीपी कभी नहीं जाएगी, और सारे रूमर्स को, अटकलों को अभी यही खत्म कर दीजिए। इंग्लिश में कहावत है, रीड माई लिप्स। सो मानक जी प्लीज रीड माई लिप्स। एनसीपी बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगी। हम बीजेपी का विरोध करेंगे और महाविकास आघाड़ी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे मिलकर, रीड माई लिप्स अगेन, बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। ओके, और अजीत दादा भी नहीं जाएंगे ना कुछ एमएलएज लेकर? एनसीपी टूटेगी नहीं ना? अजीत दादा राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक बड़े नेता है, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अजीत दादा ने खुद ने कहा है कि जब तक उनकी सांस है तब तक वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। ओके, ऑलराइट। के शर्मा, शरद पवार ने इस्तीफा देकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि बस आप देखते रह गए। पहले इतने दिनों से देखिए खबरें आ रही थी कि बीजेपी और अजीत पवार में डील हो गई, इतने एमएलए उनके साथ हैं, वो कभी भी आ जाएंगे, इतने सारे बयान आए अजीत पवार के और शरद पवार के, लेकिन एक इस्तीफे से उन्होंने देखिए आपका ऑपरेशन फेल कर दिया।
मानक जी, मुझे आश्चर्य होता है, महाराष्ट्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और जिस शिवसेना जिसके पास नाम है, निशान है, सबसे ज़्यादा सांसद है, सबसे ज़्यादा विधायक हैं, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, उनके साथ एक बहुमत की सरकार 1 साल से चल रही। उस सरकार को क्या जरूरत है किसी के उसमें, लेकिन क्योंकि न्यूज को बनाना है इसलिए ये सारी चीजें हैं कि भाई आपने देखिए सच्चाई क्या है। आग लगी है इनके घर में, आप इन्हें लगाइए कह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, और रास्ता ढूंढ रहे जा रहे हैं दूसरे के घर में देखने। अब भाई आग लगी तो आपके घर में, भैया सर फुटा हुआ आप कर रहे हो, बाल नोचा नोची आप लोग कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक दूसरे को नाटक नौटंकी कर रहे हो, वहां पर कोई रो रहा है, कोई छाती पीट रहा है, कोई छत में लटक रहा है। अरे भैया ये सब तुम्हारे घर में हो रहा है भाई, हमारे घर में नहीं हो रहा है, और हमें क्या लेना देना तुम्हारे घर से। आग आपने लगाई है वो कह रहे हैं? अरे नहीं, आग कौन कह रहा है? लिखा है सामना में। अरे सामना तो इसलिए है लिख रहे हैं, संजय राउत तो अपना घर नहीं बचा पाए, दूसरे के घर में बचाव करने जा रहे हो, उनके नीचे से जमीन निकल गई पूरी पार्टी। नहीं, ये संजय राउत अपना घर नहीं बचा पाए, दूसरे के घर में झांक के वो ज्ञान बांट रहे। इसी के लिए, इसीलिए तो कह रहे हैं लोग, एक्चुअल में इस परिवार के अंदर एनसीपी में आग लगाने का काम ही संजय राउत कर रहे हैं पूरी तरह से, कि इनको लड़ा दो पूरी तरह से। और अभी जो एक कांग्रेस के प्रवक्ता कटोरा की बात कर रहे थे, तो उनको बता दूं मैं कि विश्व में कटोरा लेके सिर्फ पाकिस्तान इस समय घूम रहा है, और भारत के राजनीतिक दलों में कटोरा लेके कांग्रेस घूम रही है, और उनके कटोरे में कोई 5 पैसे भी डालने को तैयार नहीं है। तो एक कटोरे वाली कहानी तो इनकी है। रही बात संजय राउत की, जो सामना में अजीत पवार की, संजय राउत पर तो मुझे पता है आपके लिए फुल टॉस है, आप छक्का मारेंगे। वो तो आपके विरोधी हैं, बड़ा आसान है आपका उनका जवाब देना। अजीत पवार के बारे में मैं चाहता हूं, बोलिए। आप कहिए कि अजीत पवार करप्ट आदमी है, और कह दीजिए अजीत पवार से या उनकी पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एक अच्छे बहुमत की सरकार है साहब, हम क्यों जाएंगे किसी के उसमें। हमारे पास बहुमत है, हम तो, आप केवल, मैं जो कहता हूं महाराष्ट्र की राजनीति, अशोक भाई भी उसको जानते हैं अच्छे से, और वो भी कहीं ना कहीं में शायद सहमत हो या मानक भाई। एक सवाल पूछना है मुझे, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या, पवार साहब ने कितनी अच्छी राजनीति कुछ सालों से चली। शर्मा जी से एक सवाल पूछना है। अरे रहने दे भैया, बंद कर। अतुल इसके बाद एक-एक करना। आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं, पूछेगा सवाल पक्का पूरा। कटोरा छाप पार्टी को जानता हूं, कटोरा छाप पार्टी के प्रवक्ता को जानता हूं, शांति रखिए। प्रधानमंत्री, अब मैं आपको कहता हूं पवार साहब की राजनीति कितनी अच्छी है। आप अतुल एक-एक करके मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा। समझे तो, हाँ, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को 4-5वें नंबर की पार्टी बना दिया यहां महाराष्ट्र में। किसने? पवार साहब। हाँ, 4-5वें नंबर पे लाके खड़ा कर दिया ना इनको, कांग्रेस को। इसके बाद शिवसेना से ठाकरे परिवार के वर्चस्व को समाप्त करा दिया, तोड़वा दिया उसको। इसी लालच में टूटी ना शिवसेना। वो उस ठाकरे परिवार के आज क्या बचा? कुछ नहीं बचा उसमें। जो असली शिवसेना है, जिनके पास संख्या, वो अलग हो गई। अब वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 2 ध्रुवीय राजनीति चले, जिसमें एक तरफ भाजपा प्लस हो और दूसरी तरफ एनसीपी मुख्य विपक्षी दल खड़ी हो, और वो उसको करने में कामयाब हो रहे हैं शरद पवार। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। और कांग्रेस का अब तो वजूद भी नहीं दिखेगा वहां, और उद्धव पार्टी का तो कुछ है भी नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि वो 3 पार्टियां हैं। नहीं, अरे साहब अभी देख लो टीवी में एक दूसरे तीनों तो आपस में। मालक जी मुझे जवाब देने दो। क्लाइड जो है वो उसको शिवसेना को वो कह रहे हैं, मानक जी, पृथ्वीराज चौहान जो है, चौहान इनको, मानक जी हमें जवाब नहीं, तो आपस में इनकी तो हालत। शर्मा जी आप क्या कहेंगे? एक मिनट जरा बात करने दीजिए। मालक जी रुको, मालक जी इनको रुकने दीजिए। सच्चाई ये है मालक जी इनको बोलो रुकने को, अभी रुको। जो गेम स्लाइड एक-एक करके आपको पूरा मौका दूंगा, डोंट वरी, बहुत टाइम है मेरे पास। एक बात और बोल दूं, हाँ, कि मानक जी ये वंशवादियों पार्टियों का हस्र यही होना है। मतलब एनसीपी वंशवादी है ना? हाँ, इनसे गठबंधन नहीं होगा ना? प्रश्न गठबंधन का नहीं आज है। क्यों? मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आपने कहा एनसीपी वंशवादी है। आप मेरी मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। हाँ। सपा का हुआ, बेटे ने बाप को जो है अपमानित करके किनारे लगा दिया। हाँ। अखिलेश यादव ने। यह वंशवादी पार्टी का हस्र होता है। आरजेडी में हुआ, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, सब आप उस समय देखे थे कैसा विवाद हो रहा था जब लालू प्रसाद यादव ने यह दिया। कांग्रेस में
कांग्रेस में भी ये सारी टूट केवल उसी के कारण मची। अच्छा, मतलब गठबंधन नहीं होगा ना एनसीपी से? गठबंधन का इशू है ही नहीं। यही तो सवाल है। मैं कहता रहा हूं आपको, आज यही सवाल है और आप जवाब नहीं दे रहे। एनसीपी के प्रवक्ता ठीक कह रहे हैं कि हम बीजेपी के विरुद्ध लड़ेंगे। हम कहते हैं बिल्कुल लड़िए, हमारे विरुद्ध आपको ही आना है। आप कर्म यही काम कर रहे हैं वहां पर। आप कांग्रेस को भी खत्म कर चुके हैं, आप इनके जो उद्धव ठाकरे गुट को खत्म कर चुके हैं, शिवसेना को। मानक जी अभी जवाब देने दीजिए, बस हो गया, वन साइड बात कर रहे हैं। ये लड़ाई ओके, पहले आनंद दुबे एक सेकंड रुक जाइए, क्लाइड एक सेकंड रुक जाइए, अतुल लोंढे पाटिल एक सेकंड रुक जाइए, मुझे आनंद दुबे को मौका देना पड़ेगा। एक बात कह देता हूं, आनंद दुबे बिल्कुल नहीं बोले। आज यदि लड़ाई है, आज क्या है, आदि पूरी स्टोरी आप 4 दिन से चला रहे हैं, उसमें क्या निकालते हैं? अजीत पवार का बयान अलग, सुप्रिया सुले का अलग, ये क्या है? और किसकी लड़ाई हो रही है कि अध्यक्ष कौन बने, बेटी बने या भतीजा बने? तो क्या कहेंगे इसको आप? ये लड़ाई क्या हो रही है? वंशवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा ना? मैं तो देखिए, आज गठबंधन की बात, देखिए आप भी गोल गोल कर रहे हैं। मुझे गठबंधन का आज कोई विषय नहीं है। ओके आनंद दुबे, वंशवादी तो इनको नुकसान करेगा। ओके आनंद दुबे, पहले आनंद दुबे, क्लाइड मौका दूंगा, एक सेकंड, क्लाइड एक एक करके प्लीज। देखिए आनंद दुबे को मौका नहीं मिला, क्लाइड रुक जाइए, मैं दूंगा आपको मौका, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आनंद दुबे बोलिए। आनंद दुबे, सामना में आपने जो लिख दिया पूरा का पूरा, वो एनसीपी वाले कह रहा हमें तो पता नहीं, आपको कैसे पता होता है कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है? आनंद दुबे। मानक जी नमस्कार। देखिए आदरणीय संजय राउत साहब नेता के साथ साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी एक पत्रकार हैं। हमारे देश में ऐसी मान्यता रही है कि पत्रकारों को हर चीज जल्दी पता चलती है, विस्तार में पता चलती है। संजय राउत साहब शरद पवार साहब के बहुत ही करीबी स्नेही हैं। शरद पवार साहब संजय राउत साहब को अपना छोटा भाई मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते यदि उन्हें लगता है कि कुछ गतिविधियां घट रही हैं हमारे राज्य में, उसको उन्होंने विस्तृत से लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई अनैतिक चीज नहीं लिखी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं कही हुई जिससे किसी को पीड़ा हो। एक अपना आकलन, अपना अनुमान एक पत्र के माध्यम से, एक चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने लिखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आदरणीय शरद पवार साहब का स्वयं कहना है कि कुछ दिनों से हमारे कुछ विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें ईडी के केस में फंसाया जा सकता है या वो बीजेपी में चले जाएं तो वो बच जाएंगे। तो ये तो यही लिखा है। अच्छा, कुछ दिनों से अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और कल की क्या बात है, आज कहो तो आज बन जाता हूं। राजनीतिक सामाजिक जीवन में हर नेता की इच्छा होती है मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं। मैं मानक जी से पूछूंगा तो मानक जी भी यही कहेंगे कि हाँ मैं भारत का सबसे बड़ा पत्रकार बनना चाहता हूं। आनंद दुबे जी से पूछोगे तो मैं कहूंगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तीनों पार्टी के नेता आपके इस पैनल पर बैठे हैं, बड़े प्रेम से, बड़े मधुरता से हम आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन बेचैनी का कारण भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इसलिए है कि वैसे तो कहा जाता है कि अंगूर मीठे होते हैं, लेकिन जब अंगूर न मिले तो अंगूर खट्टे होते हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर बड़ा गुस्सा आ रहा है बीजेपी को। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं अपने एक एक भाषा में कह रहे हैं आज जरूरत नहीं है, हमारी सरकार सिंधे जी के साथ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कल जरूरत पड़ सकती है ना। तो जरूरत के व्यापारियों, आप अच्छे से राजनीति को समझते हो, लेकिन हम भी आपसे ज्यादा समझते हैं। हम भी समझते हैं और हम अपनी भाषा पे मर्यादा रखते हैं। वरना मानक जी जानते हैं कि ये जब तोप यहां से चलेगी ना तो फायरिंग के छर्रे कितने लगेंगे ये आपको भी अनुभव है, अनुमान है। लेकिन चूंकि क्या करूं, मेरी मर्यादा, मेरा संस्कार, मेरी संस्कृति मुझे ओके राहुल लोंढे, उसके बाद क्लाइड क्रेस्टो। राहुल लोंढे बोलिए। राहुल जरा बताइए आपके हिसाब से चल क्या रहा है भाई? एनसीपी के बारे में जो सामना में लिखा है क्या वो सही है? क्या एनसीपी टूटने वाली थी और पवार साहब ने इस्तीफा देकर ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया क्या? राहुल लोंढे। देखिए मानव जी, मैं पूरी चर्चा सुन रहा हूँ। अतुल लोंढे साहब बोले, आनंद दुबे जी बोले और राष्ट्रवादी के प्रवक्ता भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन सबका ये कहना, आप भी बात कर रहे हैं कि बाबा शरद पवार मान सकते या नहीं मान सकते, इस्तीफा पीछे ले सकते या नहीं ले सकते। लेकिन वो मानेंगे या नहीं मानेंगे बात की बात है, लेकिन मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसी हालत संजय राउत की महाराष्ट्र में हो गई है। एक बात आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले जी है, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि संजय राउत हमारे पार्टी में दखल अंदाजी मत कीजिए।
अजीत पवार जी ने दो तीन बार कहा है कि संजय राउत और पार्टी का देखिए, अपना पेपर देखिए, हमारे पार्टी में दखल अंदाजी मत कीजिए। लेकिन ये ऐसे संजय राउत है कि मानना मान मैं तेरा मेहमान, अब्दुल्ला शादी बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा संजय राउत बार बार महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। और रही बात अभी जो बता रहे हैं कि बाबा ऑपरेशन लोटस है, मैं पिछली बार में बोला था महाराज जी, आपके चैनल पे ही बोला था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में कुछ अलबेल नहीं है, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और ये 3-4 दिन से महाराष्ट्र देश को पता चल गया है और आगे भी चलने वाला है कि क्या चल रहा है उनकी पार्टी में। और ये मैं सबसे बात कहना चाहता हूं कि अजीत पवार रहने दो या कोई और अन्य पार्टी का नेता रहने दो, जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री है, जो पिछले 10 महीने में जो अच्छा काम महाराष्ट्र में कर रहे हैं ना, उससे प्रभावित अगर कोई आ चाहता है पार्टी में तो उसका हम स्वागत ही करने वाले। सबसे ज्यादा बेचैनी तो यही बात, सबसे ज्यादा बेचैनी तो शिंदे की शिवसेना में दिखाई दे रही है। राहुल लोंढे पिछले कुछ दिनों से आपके नेता खुल के कह रहे हैं अजीत पवार आए तो हम निकल जाएंगे बीजेपी और इस शिवसेना की सरकार से। कहीं ऐसा तो नहीं शरद पवार ने यह इस्तीफा देकर जो एनसीपी में बगावत को काबू किया है उससे आप सबसे ज्यादा खुश हैं? आप राहत की सांस ले रहे होंगे कि एनसीपी अब एमवीए में ही रहेगी और हमारी कुर्सी सेफ है सीएम की। हमारे कौन से भी नेता ने ऐसा बयान हमारे शिवसेना के नेता ने किया नहीं है। हमने यही कहा था कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जो बाला साहब के विचार आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने जो विचार बेचने का काम किया था और बाला साहब की शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उसी दिन बाला साहब ठाकरे के विचार उन्होंने मार दिए थे। अच्छा, पवार साहब ने इस्तीफा क्यों दे दिया ये बता दीजिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप तो खुद राहुल, आपको पता रहता है क्यों इस्तीफा दिया? कंप्लीट करने दीजिए। कौन सा पवार साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? नहीं, वो संजय राउत जी को पता रहेगा ना। संजय राउत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक है, वो सांसद है, वो उद्धव ठाकरे गुट के नेता है और पवार साहब के बहुत करीबी है। उन्होंने तो महाराष्ट्र में हर चैनल पे कहा है कि मैं खाली पवार साहब की सुनूंगा, तो उनको ही पता चलेगा। वो आनंद दुबे जी को बता देंगे, तो आनंद दुबे जी आपके चैनल के माध्यम से बता देंगे कि आनंद दुबे जी आप एक फोन कीजिए राउत साहब को। ओके, क्लाइड क्रेस्टो, ऑलराइट, ओके, से बात की क्या? क्लाइड अब कहिए अपनी बात। क्लाइड क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरी बात अभी ध्यान से सुनिए महाराज जी, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो बोल दीजिए। मेरा कहने का मतलब सिंपल बात है, के शर्मा बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे 2019 में जब बीजेपी को धूल चटाया था पवार साहब ने, उनको पता नहीं चला था क्या हो गया। देवेंद्र फडणवीस जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि कहां धूल चटाया था, कहां धूल चटाया? बीच में बात करना अगर करना है ना तो बहुत झूठ कैसे बोल रहे हैं? जवाब दीजिएगा। ये झूठ कैसे बोल रहे हैं? तुमको पता भी नहीं चला, तुम बात ना करे। अरे तुमको धूल चटा, भाषा ठीक रखना, भाषा ठीक रखना, नहीं तो सीधा सीधा कर दो। भाषा ठीक रखना है, बता दे रहा हूँ। तुमसे ज्यादा बदतमीज बोलने वाला हूँ मैं। बैठे भाषा सही रखना अपनी। धूल चट तुम बात नहीं करना, तुमको पता नहीं। और वंशवाद की बात कर रहे, राणे, मुंडे, अनुराग ठाकुर और ये जो फडणवीस है, ये कौन से वंशवाद के हैं? क्या वंशवाद नहीं है वो? आप है ना खुद बोलते, मराठी में कहावत है, स्वतःचा ठेवायचा झाकून और दुसऱ्याचा बघायचा वाकून। तुम लोग वही काम करे। तुम्हारी हालत ऐसी हो गई थी कि देवेंद्र फडणवीस जी को रात को वेश बदलकर दूसरे कपड़े पहनकर जाके षड्यंत्र रचना पड़ा। ये तुम्हारी हालत हो गई थी। तो आप कांग्रेस और शिवसेना की बात करें, हम सब साथ में। अजीत पवार क्यों आए? धूल चटा रहे और थोड़े दिन की राह देखे। अजीत पवार क्यों आए? अजीत पवार को नहीं संभाल पाए उस समय? अजीत पवार क्यों आए? कहीं नहीं गए। कहां नहीं गए? ये मुंगेरी कहां नहीं गए? सपने देख रहे थे। अरे और मीडिया में कह रहे थे, अपने मुंह में पड़ रही है। बीजेपी अरे वाले तो मुंगेरी लाल है। शपथ के समय अजीत पवार नहीं थे क्या? सपने देख रहे और कौन गया था वहां पर? तो आप सिखाओ मत वंशवाद। अपना घर संभल नहीं रहा है आपसे। तुम्हें धूल चटा, अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरे को सिखाने चले हो। और हमारे घर में एक दूसरे पर सब फोड़ रहे हो। हमारे घर में आग लगी। अरे आपके घर में आग लगी है भैया, हमारे यहाँ नहीं है। तो तुम्हारे घर में आपस में जो है सब फुटबॉल कर रहे हो अपने घर में। तकलीफ होने वाली है तुम। बेटी भतीजा भतीजे सब मिलके लड़ रहे हो आपस में, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं ना महाविकास आघाड़ी तुमको, बीजेपी को महाराष्ट्र में। और थोड़े दिन ध्यान रखे, आप सावधान रहिए, तुमको और धूल चटाना बाकी है। भैया क्या धूल चटाना? जो ज्यादा बात से हमसे बड़ी पार्टी कौन है वहां पर? आपसे ज्यादा सीट हम जीत कर आए, हमारे गठबंधन को बहुमत मिला। आपसे ज्यादा हमारे सांसद। ओके, अब एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए। ओके, 1 सेकंड, अब रुक जाइए एक सेकंड। अब देखिए, अब मैंने ये बीजेपी वर्सेस एनसीपी, के शर्मा वर्सेस क्लाइड क्रेस्टो इसीलिए कराया ताकि लोग ध्यान रख लें, राजनीति में कुछ भी संभव है।
हो सकता है जो कुछ लोगों का विश्लेषण है कि कल एनसीपी और बीजेपी साथ भी आ सकते हैं। ओके, अतुल लोंढे पाटिल, राहुल गांधी ने भी फोन किया अतुल लोंढे पाटिल सुप्रिया सुले को के पूछने के लिए कि मुझे पवार नहीं साहब ने पता, इस्तीफा क्यों दे दिया। आपको क्या समझ में आ रहा है अतुल भाई, ये क्यों इस्तीफा दिया पवार साहब ने? मुझे नहीं पता। राहुल जी और सुप्रिया जी दोनों बड़े नेता है, उनके बीच में क्या बात हुई मैं एंडोर्स भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कटोरे की बात मैं जरूर एंडोर्स कर सकता हूं। 2 सीट मिली थी, 60 लड़े थे मेघालय में, अभी रिसेंट। काफी कटोरा तो काफी लेके घूम रहे पूरे देश में। हाँ, गुजरात और यूपी छोड़ के कुछ बचा नहीं है। तो वहां पर ये खुद चले गए थे सबसे भ्रष्ट पार्टी में, कटोरा लेकर हम साथ में आ रहे। तो हम बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये देवेंद्र फडणवीस 2013 में पूछा था अशोक बाबू बेटिया पे, नहीं कभी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन एनसीपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। क्या किया देश ने देखा है। तो ये भाजपा जो है ये वंशवाद और बताते कि बेटे का अपमान किया था। क्या अडवाणी का अपमान किसने किया? मुरली मनोहर जोशी का अपमान किसने किया? इससे ज्यादा तो बेइज्जती किसी की नहीं हुई राजनीति में जितनी मोदी जी ने की है अडवाणी जी के, मुरली मनोहर जोशी की। पूरा देश ने देखा है। अडवाणी जी से मुरली मनोहर जोशी से क्या लेना? अच्छा अतुल भाई मुद्दे पे आइए ना। अतुल भाई मुद्दे पे आइए, मुझे बताइए पवार साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? कांग्रेस पार्टी का उस पर स्टैंड है क्या? मैं समझना चाह रहा हूं। नहीं, ऐसा है मानक जी, एनसीपी महाविकास आघाड़ी की एक अलग अपनी पार्टी है। अगर पवार साहब को ऐसा लगता है कि वो पद पे नहीं रहना चाहते हैं, कोई नया पद पे आए, उन्होंने ये नहीं कहा मैं राजनीति छोड़ रहा हूं या मैं समाजकारण छोड़ रहा हूं, वो कहा मैं यहीं रहूंगा। उन्हें ऐसा अगर लगता है कि एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ, जब अभी 80 साल के ऊपर हो गए, तो उनके सामने नया अध्यक्ष तैयार हो, उनके सामने पार्टी जो है युवाओं के हाथों में जाए, अगर उन्होंने ऐसी सोच रखी है तो अपने पार्टी के भलाई के लिए रखी है, ऐसा मानना चाहिए। अच्छा, पार्टी की भलाई के लिए अगर पवार साहब ने ऐसा स्टैंड ले लिया और मान लीजिए अजीत पवार उसमें अहम भूमिका में आ गए, तब आप क्या करेंगे? अजीत पवार का स्टैंड तो आपको मालूम ही है, बहुत सारे इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी से एकदम अलग है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं वो। देखिए, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे महाविकास आघाड़ी बनी है। ऐसे कई इश्यूज है जो तीनों पार्टी के अलग अलग हो भी सकते हैं, आए भी, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम चल रहे हैं। देश में खतरा मंडरा रहा है, जैसे हमारे डिबेट में खतरा मंडरा रहा है, बीच में बोल देना, चिढ़ जाना, कुछ बोल देना, वैसा देश में भी खतरा मंडरा रहा है। तो उसे संभालने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी उसके लिए मतलब महाविकास आघाड़ी पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है? अतुल भाई क्लियर कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कोई खतरा मंडरा रहा है। हमारी आपसी बातचीत जारी है। अभी महाविकास आघाड़ी के वज्रमुठ की सभाएं जो है वो कुछ क्लाइमेट की वजह से, वातावरण की वजह से हमने चेंजेस किए, उसमें कब किए जाए इसकी चर्चाएं चल रही है। अब उनके पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है, उसके बारे में हम नहीं बात कर सकते ना। बराबर है ना? आप लोगों ने तो राजनीतिक क्लाइमेट इनका बिगड़ गया है, जाने ले ली, और इन्हें शर्म नहीं आती है। जब 12 बजे लोग मर रहे थे, अमित शाह भाषण दे रहे थे। राजनीतिक क्लाइमेट बिगड़ गया बाबा। ओके अतुल भाई एक सेकंड रुक जाए। के शर्मा, मतलब एक बार फिर से थोड़ा क्लैरिटी चाह रहा हूं मैं। पवार साहब ने आपके हिसाब से इस्तीफा क्यों दिया है? देखिए, ये वो समझेंगे, वो जाने। आपका विश्लेषण क्या है? नहीं, मेरा तो देखिए, हमें तो उनके, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बहुत दिनों से आप सुन ही चुके हैं। पवार साहब पहले भी एक बार घोषणा की है कि सुप्रिया सुले के राष्ट्रीय राजनीति को देखेंगे, ये यहाँ के लोकल राजनीति को देखेंगे। अंतर कला इस, वो ये भी कह रहे थे रोटी जल जाएगी, हाँ, रोटी पलटने का टाइम आ गया। देखिए, तो ये क्या है, मैंने इसीलिए कहा कि ये जब एक ही परिवार में जब सत्ता बदलने का विषय आता है और दावेदारी होती है, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं और ये सारी चीजें वहां ऊपर होती हैं। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता इतना कुछ बोल रहे हैं, अच्छा है, एनसीपी का गुण उनको गाना ही पड़ेगा, वरना उनकी तो कोई चारा नहीं है वहां। लेकिन क्या कहा अजीत पवार ने, आप समझे? उनका बयान सुनिए। जिस दिन वहां पर चौहान हाउस में उन्होंने कहा कि भाई आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? आखिर कांग्रेस पार्टी में यानी खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी कौन चलाता है? सोनिया गांधी चला रही है। तो पार्टी तो सोनिया गांधी चला रही है, नाम के लिए खड़गे अध्यक्ष हैं। ये बात हमने नहीं कही साहब, अजीत पवार साहब ने कही है सबके सामने, आप लोगों ने तमाम चैनलों में चलाया। तो बोले यहां भी वैसे ही हो जाएगा, यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, आपको परेशान हो। अच्छा, बीजेपी में ऐसा नहीं है ना? कहां है बताइए आप? बीजेपी में ऐसा कहां है? जो अध्यक्ष होता है वही पार्टी चलाता है। क्यों नहीं? पूरी तरह से सारे निर्णय उनके होते हैं। आप सुझाव कोई भी दे सकता है मेरे यहां, हाँ। और सुझाव देंगे ही, और लोग भी जो है अपनी बात भी कहेंगे। निर्णय तो केवल नड्डा साहब ही लेंगे, ये नियम है पार्टी। आप भी यदि हमारे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देखें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम साहब भी पहले अध्यक्ष जी को बैठाते हैं, इसलिए। अच्छा, मतलब पार्टी नड्डा जी चलाएंगे और सरकार में अच्छा, पीएम साहब हैं। पीएम साहब जो है वो सर्वे भाव क्यों वरिष्ठ, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री जी हैं, इसमें कोई तोहमत नहीं है।
सबसे अनुभवी नेता वो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष की अपनी प्रेरोगेटिव है ये कहने के लिए कि लोगों को आप सबको एक स्लीपिंग पॉइंट पे लाकर ये कह सकते हैं नहीं साहब ऐसा है वैसा है वैसा, वो करना अलग बात है। लेकिन एक संगठनात्मक पार्टी होती है, केडर बेस्ड पार्टी होती है मानक जी, उस केडर बेस्ड पार्टी के सिस्टम्स होते हैं। यदि सिस्टम नहीं चलेंगे तो हमारे प्रदेशों में संगठन नहीं चलेंगे। हम पूरे भारत भर में अपना संगठन चलाते हैं। 18 करोड़ की पार्टी है, इनकी तरह एक प्रदेश के पार्टी थोड़ी ना है। बोलिए भाऊ, बोलिए, आप क्यों हंस रहे थे इस बात एक प्रदेश की आप तो अब वो भी राष्ट्रवादी वो भी पद नहीं रहा एनसीपी के पास, अब तो क्षेत्रीय से उसमें चले गए। भाऊ बोलिए। आज का पूरा एपिसोड एंटरटेनिंग था। सभी पार्टियों के लोग, प्रवक्ता मेरे मित्र है, व्यक्तिगत मित्र है, लेकिन सभी सोचते हैं कि जनता बहुत ही मूर्ख है, बहुत जल्दी भूल जाती है चीजों को। अभी केके जी जब बता रहे थे कि ये एनसीपी को हमको क्या लेना देना, भाई वो एनसीपी में आग लगी है वो खुद देखे। लेकिन शिवसेना जब टूट रही थी तब भी ऐसे ही स्टेटमेंट आया करते थे, और बाद में एकनाथ शिंदे ने ही सदन में बता दिया कि कैसी बीजेपी ने 3 महीने की मेहनत से ये पार्टी को तोड़ा है। ये होता है, कोई प्रवक्ता मानता नहीं। अभी जेपी नड्डा जी की बात कर रहे थे। जेपी नड्डा जी इतने ताकतवर अध्यक्ष है कि उन्हें यही पता नहीं था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में रहना है कि नहीं रहना है। क्या बात कर रहे हो भाऊ आप? था कि बाहर से समर्थन कम से कम ऐसे स्लीपिंग स्टेटमेंट की अपेक्षा आप जैसे उससे नहीं करता मैं। ये तो आप ये कहते तो बिल्कुल ही आपने अपनी पत्रकारिता पर प्रश्न खड़ा कर लिया है। एक बात पूरी कह रहे हैं। ऐसा स्टेटमेंट मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में देने की उनके पास यदि कोई तथ्य है तो बताएं यहाँ पर। ऐसे स्लीपिंग स्टेटमेंट मत दीजिए। मैं बताने तो मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे नहीं। सुन तो लीजिए। हाँ भाऊ बोलिए। नहीं, एक मिनट बताने तो दो। हाँ, मैं भी आपका सम्मान कहता हूँ कि मैं भी गुड़ गोबर थोड़ी सुनूंगा यार इतने देर बैठ के। नहीं तो गुड़ हमारी भी बात सुननी पड़ेगी। अरे सुन तो लीजिए। आप सारी दुनिया को गरिया रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहता, और हम बता रहे हमको बात सुनने। हाँ बोलिए भाऊ बोलिए। उसके बाद बता दीजिए। हाँ। क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो गए, भाजपा बाहर से समर्थन करेगी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद स्वीकार करके गले में हार पहन के अपने घर गए, देवेंद्र फडणवीस अपने घर गए। पूरा महाराष्ट्र शॉक था कि बीजेपी बाहर से समर्थन देगी। एएनआई पे अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट आता है कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि हम पार्टी के अंदर होंगे। अब हमने तय किया है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में सरकार में रहना कि नहीं रहना, ये मजाक समझ के रखा है कि आप 5 मिनट में। आखिर निर्णय नड्डा जी का हुआ या नहीं? ये ऊपर से आखिर निर्णय नड्डा जी का हुआ या नहीं? आप मुझे एक चीज बताइए। फडणवीस साहब सीएम होते हुए डिप्टी सीएम बने या नहीं बने? पार्टी अध्यक्ष ने निर्णय किया ना, पार्टी अध्यक्ष ने निर्णय किया ना कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे। एक सेकंड तो किया, उसको मान नहीं हुआ। अरे एक मिनट, ये आप कैसे, इससे कैसे आकलन आपने निकाल लिया? अरे फिर बात तो सुनो ना। एक मिनट, फिर आपने ये कैसा आकलन निकाल दिया कि खड़गे वहां ताकतवर नहीं है? क्यों? अजीत पवार ने बोला साहब करते हैं। मैंने नहीं आकलन निकाला, अजीत पवार जी का बयान है। नहीं तो अजीत पवार तो कहता है कि कुछ बीजेपी में भ्रष्ट लोग हैं। अरे नहीं, तो क्या आप मानोगे अजीत पवार के बयान का उल्लेख किया? अजीत पवार ने सबको समझाते हुए उस दिन कहा मीठा कि ऐसी स्थिति और कड़वा थू ये तो नहीं चलेगा। अरे ऐसा नहीं। अजीत पवार यदि बैरोमीटर है महाराष्ट्र की राजनीति का, सुनिए, तो अजीत पवार के हर बात को सही करने के लिए कहीं से भी कहीं तुलना कर रहे हैं। सिर्फ अपना मैंने अजीत पवार का बयान बताया होता है वो नहीं करना पड़ेगा। आप अजीत पवार ने ये भी कहा कि मैं राष्ट्रवादी छोड़ूंगा नहीं, तो झगड़े कहां से होंगे उनकी पार्टी में? हम कहां कह रहे हैं छोड़ो? पार्टी में झगड़े हैं, हम कहां कह रहे हैं छोड़ो? बोलो आप नहीं है झगड़े। आपने क्यों कहा? किसका झगड़ा? आप कहते हो कि हमको झगड़ा जो हो रहा है। आपने परिवारवाद का गाना गाया। परिवार नहीं, मैंने शिवसेना के साथ सालों आपने सरकार चलाई महाराष्ट्र में। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में मैंने वंशवाद की बात की। एक सेकंड मैंने कहा, एक सेकंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। एनसीपी का स्टेटस राष्ट्रीय पार्टी का नहीं है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पवार साहब है ना, पार्टी का नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पवार साहब बना है। सालों आपके साथ रही। पवार साहब क्या है वहां पर? पवार साहब क्या है अपने साथ आता है तो मैंने क्या कहा, आप अभी वहां पर पवार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। शिवसेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट के जो उद्धव का जो शिवसेना है। एकनाथ शिंदे राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने पार्टी के। बिल्कुल।
समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने पार्टी का, ऐसे तो बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष हर पार्टी में होते हैं। हाँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चौटाला की पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी वर्चुअल वाली है, अरे उसके साथ सरकार बनाते हो। भाई, पीडीपी राष्ट्रीय पार्टी, पीडीपी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सरकार बनाते हो। आप वंशवाद के साथ सरकार चला सकते हो, दूसरा करें तो वंशवाद, ये देख रहे हैं ऐसा नहीं होता। ओके, मेरे पास टाइम मैंने खत्म हो क्या गया, कहा? मेरे पास टाइम खत्म हो गया। क्लाइड क्रेस्टो, क्योंकि आज की पूरी डिबेट आपके इर्द गिर्द यानी आपकी पार्टी के इर्द गिर्द है, मैं क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। क्लाइड क्रेस्टो, मतलब आप जो मनाने की कोशिश कर रहे हैं पवार साहब को कि इस्तीफा ना दें, आप यही कहेंगे सब ठीक ठाक है, पवार साहब बने रहेंगे, एमवीए बना रहेगा? मैं चाहता हूं एक बार रिपीट कर दें। सब कुछ ठीक ठाक है। हम पवार साहब से ये विनती कर रहे हैं कि वो कह रहे थे कि मैं पद छोड़ रहा हूँ, राष्ट्रीय हमारे जो अध्यक्ष है उसका पद छोड़ रहे हैं। हम उनसे विनती करें कि आप ना छोड़ें, लेकिन वो हमारे नेता है, हमेशा रहेंगे, हमारे मार्गदर्शन करेंगे और महाविकास आघाड़ी का भी मार्गदर्शन करेंगे और महाविकास आघाड़ी में एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो अगर किसी के मन में लड्डू फूट रहा है तो छोड़ दीजिए। इनके कैसा है कि दूसरों के बारे में बात करने छोड़ते नहीं, सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर आग लगी, बार बार बोल रहा है कि हमारे, लेकिन पानी डाल रहे हैं खुद के, अपना शर्म तो उनको है नहीं, बेशर्मी। ओके, टाइम ओवर। अशोक वानखेड़े को 20 सेकंड, भाऊ 20 सेकंड जल्दी से। 20 सेकंड। मानक प्रॉब्लम क्या होती है, के शर्मा किसी को बोलने नहीं देते। मैं बता रहा हूं आपको, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र सरकार बचाने के लिए नहीं तोड़ी जा रही, आपको करेक्ट करूंगा। आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से तोड़ी जा रही है। एक मिनट, फिर आपको तो मैं बोलने ही नहीं दूंगा। अरे ऐसा मत चैलेंज मत करो बाबू, हर बात मुंह खोल ये सब चैलेंज मत करो। आप बोलोगे तो आपका झूठ में उजागर कर इस बात को, ये भी हो जाएगा। अभी तो बहुत तमीज से पेश आया मैं। यदि मैं, अरे आप झूठ के सिवा क्या बोलते के? आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं है, के पैमाने में बात करते हो। अरे शरद पवार के साथ टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। आपको झूठ के सिवाय कुछ नहीं आता, चरण छू के बोलते, केवल झूठ के सिवाय कुछ नहीं आता। नैतिकता की बात कर रहे हैं। ओके, टाइम ओवर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। ये दिलचस्प बहस, गर्मा गर्म बहस आप दोबारा देखना चाहें यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। अब देखते हैं शरद पवार क्या करते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लो। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय पतंजलि एलोवेरा जेल, पिंपल, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स मिटाए, स्किन को एवर यंग बनाए। एसोसिएट्स